इसके पहले आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जनरल अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का आपका रिवीजन प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आज हम अपना रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रिवीजन करेंगे। जो वो वीडियो नहीं देखा है जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है, उसका रिवीजन कर सकता है। क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो उसको फटाफट रिवीजन करके ख़त्म कर दीजिए। आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पढ़ें। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग दो बिल के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है बिल रिसीवेबल, एक होता है बिल्स पेबल। बिल रिसीवेबल क्या होता है? आप लोगों को पढ़ाए हुए बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग में। बिल रिसीवेबल वो होता है कि अगर किसी को हम सामान बेच रहे हैं तो उसको हम एक बिल बना के दे रहे हैं, उसको हम लोग बिल रिसीवेबल बोलते हैं। अगर हम किसी से सामान खरीद रहे हैं, अगर हम उसके थ्रू बिल बना के दे रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल बोलते हैं। मतलब बेचने वाले को हम बिल्स रिसीवेबल देते हैं, अगर हमसे सामान खरीद रहे हैं तो वह बिल्स पेबल होता है। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी अब लेंगे और फटाफट इसका एक रिवीजन कर लेंगे। पहला क्या होता है, आपने इंट्रोडक्शन में वही देखा कि एक एस नाम का कोई व्यक्ति था, वो आर को बेच रहा है, कुछ सामान बेच रहा है। एस आर को सामान बेच रहा है और आर उसको बोला कि ठीक है 2 मंथ में हम आपको रिटर्न आपका पैसा दे देंगे। मतलब एस आर को उधारी में सामान बेचा है और आर फिर उसको बोला है कि हम 2 मंथ में आपका पैसा पे कर देंगे। तो यहाँ आर एस कौन हो गया? एस जो बिल बनाया, जो बिल ड्राफ्ट करता है उसको हम लोग ड्रॉअर बोलते हैं। जो बिल लेता है उसको हम लोग ड्रॉई बोलते हैं। और जिसको पेमेंट करना, एस के जगह पर वो किसी को भी पेमेंट कर सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ एस बोला हुआ, किसी केस में थर्ड पार्टी को भी पेमेंट कर सकता है, उसको हम लोग पे ही बोलते हैं। तो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी होते हैं? 3 होते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। उसके बाद ये अगर प्रॉमिसरी नोट क्या होता है कि ये अपना जो आर है ये प्रॉमिस करके बोलता है कि हम आपको 2 महीना में दे देंगे। इसमें सिर्फ एक ही आदमी का साइन होता है, वो होता है एस। इसका साइन होता है क्योंकि आर तो प्रॉमिस किया हुआ है कि हम आपको इतना का बिल देंगे, तो उसमें एक ही आदमी का साइन होता है, आपका आर का साइन होता है। और जो बिल बना रहा है वो आपका हो जाता है मेकर, और जिसको पे करना है, जैसे आर यहाँ बिल बना रहा था, ये एक मेकर हो गया या तो पेयर हो गया, और ये जिसको देना है, जैसे एस को देना है तो आपका पे ही हो गया। इस केस में भी समझ कर रखिएगा। तो इसीलिए इसमें प्रॉमिसरी नोट में आपका 2 होते हैं, 2 पार्टी होती है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं। प्रॉमिसरी नोट 2 पार्टी कौन होता है? मेकर, पेयर या फिर पे। और इसमें 3 पार्टी कौन होता है? ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। मेकर और पेयर एक ही आदमी है। उसके बाद पे। फिर ड्यू डेट, इसमें आता है ड्यू डेट कि आखिर पेमेंट करना 3 महीना बाद। अगर उससे ज़्यादा लेट हो जाता है तो उसमें और भी थोड़ा बहुत पीरियड दिया जाता है कि 3 महीना बाद आपको, जैसे किसी को 3 महीना बाद पेमेंट करना तो उसमें 3 डेज ग्रेस डेट जोड़ कर दिया जाता है कि ठीक है आप और आपको 3 दिन का समय मिल रहा है आपको पैसा देने का। इसलिए जितना पीरियड मेंशन किया हुआ है उसमें 3 डेज और हम लोग ग्रेस दे देंगे। एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे आप पब्लिक हॉलीडे है या फिर संडे है तो एक दिन पहले, जैसे आपने किसी दिन 15 अगस्त को आपको पैसा, 15 अगस्त को अपना पब्लिक हॉलीडे होता है तो 14 अगस्त को ही वो मान लिया जाएगा। 14 अगस्त को ही आपका पेमेंट 3 ग्रेस डेट जोड़ने के बाद अब अगर 15 अगस्त आ रहा है तो हम उसको 14 अगस्त मान के चलेंगे। 14 अगस्त को ही आपका पेमेंट आ जाना चाहिए। उसके बाद अगर इमरजेंसी हॉलीडे, अचानक कुछ स्ट्राइक हो गया या फिर कोई हड़ताल हो गया या फिर भारत बंद हो गया, उस केस में एक दिन बाद का डेट दिया जाता है, क्योंकि उस दिन तो हम पेमेंट नहीं मान सकते, उस दिन हम पेमेंट नहीं करने जा सकते, तो एक दिन बाद का ग्रेस डेज लिया जाता है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, इसमें हम लोग 5 केसेस पढ़ेंगे। पहला रिटे, मतलब मेच्योरिटी डेट, उसमें कुछ झमेला नहीं, वो सिंपल जैसे बनाते हैं उसको वो हो गया। फिर डिस्काउंटिंग बिल, अगर बिल को डिस्काउंट कराने जाता है बैंक के पास तो उसका क्या केस बनेगा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अगर हम बिल को किसी बैंक में जमा कर रहे हैं या रख रहे हैं तो क्या केस बनेगा? इंडोर्समेंट ऑफ, अगर किसी थर्ड पार्टी को पैसा का पेमेंट करना है दे, जैसे आर एस को बेच रहा है, एस बोला कि हम तुम किसी और थर्ड पार्टी को जाके पेमेंट कर देना। वैसे फिर डिसऑनर ऑफ बिल, अगर बिल ही नहीं मिलता, मतलब ये बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, बिल तो हम दे दिए लेकिन सामने वाला पार्टी हमको पैसा ही नहीं दिया, उस केस में क्या क्या जनरल बनेगा अब हम लोग देखें। रिटेन ऑफ बिल, मतलब ये सिंपल केस है। इसमें क्या होगा? आर सोल्ड किया मोहन को, मतलब आर एम को बेचा है, राम मोहन को कुछ सामान बेचा। तो पहले हम लोग सेल का जनरल एंट्री लिख लेंगे। ये एकदम जनरल एंट्री की तरह सिंपल जनरल एंट्री होगा, जैसे आपका बुक बनाया जाता है। जैसे आर किसको बेचा है? एम को बेचा, तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? मोहन टू सेल्स। आर के बुक में क्या? आर के बुक में आर का तो नाम नहीं आएगा, सेल्स टू मोहन, मतलब सेल्स आएगा और मोहन आएगा। तो मोहन को सामान बेचा है, आर
मोहन को सामान बेचा है तो मोहन टू सेल्स हो गया। अब यहाँ देखिए मोहन के जगह सिर्फ नाम चेंज होगा, यहाँ मोहन के जगह क्या आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, क्योंकि मोहन को हम एक बिल बना के दे रहे हैं। अब मोहन का नाम से कोई लेना नहीं, अब हमको बिल से लेना देना है, तो मोहन के जगह बिल आएगा। अब मोहन का नाम खत्म होने वाला, तो इसलिए मोहन क्या हो जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है। आपका बिल डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि अब मोहन के जगह बिल आ रहा है, पेमेंट अब बिल के थ्रू होगा। और यहाँ बिल के जगह क्या आ जाएगा, मोहन, इसलिए यहाँ आपका देखिए मोहन क्रेडिट होकर खत्म हो जा रहा है, मोहन डेबिट मोहन क्रेडिट खत्म। फिर उसका जब आपका पेमेंट हो जाएगा ना, तो ये बिल्स रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। पेमेंट हो गया तो बिल का कोई काम ही नहीं, बिल अपना खत्म हो गया। तो जब पेमेंट हो जाएगा तो आपका बिल्स रिसीवेबल भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए आपका बिल्स रिसीवेबल यहाँ क्रेडिट हो गया, फिर आपका पेमेंट हो गया। वैसे ये सेलर मतलब जो सामान बेच रहा है वो अपने बुक में बना रहा है, जो सामान खरीद रहा है तो खरीदने का क्या होता है, परचेज किया, वो सामान क्या किया, परचेज किया। तो परचेज का जो रिलेटेड क्या हो गया, तो परचेज का अगर क्रेडिट में देखा, परचेज टू राम, मोहन किससे सामान खरीदा है, राम से खरीदा है, तो क्या होगा, परचेज टू राम, सामान खरीदा इसलिए ऊपर आ गया आपका परचेज। गुड्स क्या होता है, एक तरह का परचेज होता है, तो सामान आ गया आपका। फिर अब यहाँ राम पेमेंट किसके थ्रू करना है, बिल्स पेबल। अब वो क्या कि वो पेमेंट करेगा, वही वो तो बोले खरीदने वाला बिल्स पेबल करता है, तो वो पेमेंट करेगा। तो यहाँ राम का नाम हट के अब बिल आ जाएगा, इसके जब बिल रिसीवेबल आएगा और यहाँ बिल पेबल आएगा। और जब ये बिल पेबल का पेमेंट का, जैसे बिल पेबल क्रेडिट हो गया तो बिल पेबल डेबिट हो, यहाँ कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं हो रहा है। यहाँ बस यही हो रहा है कि किसी एक के जगह पे दूसरा जगह, जैसे मोहन है, मोहन के जगह पे अब बिल आ गया तो अब मोहन का नाम हटा देंगे। वैसे ही राम के जगह पे बिल आ गया तो राम के नाम को हटा देंगे। फिर जब कैश का पेमेंट हो जाएगा तो हमको उसके बिल का भी कोई काम नहीं, जब पेमेंट ही हो गया तो उस बिल का कोई काम नहीं, तो उस बिल को भी फाड़ कर फेंक देंगे। तो बिल अगर डेबिट हुआ है, अकाउंटिंग में कोई भी चीज प्लस माइनस नहीं किया जाता, जो डेबिट होता है उसको क्रेडिट किया जाता है, जो डेबिट हो गया उसको क्रेडिट करके राइट ऑफ कर देते हैं। तो वही हो रहा है इसमें, देखिए ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट करके राइट ऑफ कर दे रहे हैं बस। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देखिए फिर आपके डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मानते हैं कि जैसे कोई हम किसी को सामान कुछ भी दे रहे हैं, मतलब वो बोला कि आपको 3 महीना बाद देंगे, लेकिन उसको कुछ इमरजेंसी में जरूरत पड़ गया, इसके लिए वो क्या किया, बैंक के पास गया। बैंक को बोला कि ठीक है आप अभी पैसा ले लीजिए, लेकिन हम आपको पूरा का पूरा पैसा नहीं देंगे, आपको हम कुछ ना कुछ डिस्काउंटिंग में बिल को करके देंगे, या फिर हम आपसे कुछ ना कुछ चार्ज काट के पैसा देंगे, क्योंकि आपका पैसा तो 3 महीना बाद आने वाला है। तो बैंक इस तरह से आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ने से पैसा तो ले लेता है, लेकिन कुछ ना कुछ कमीशन चार्जेस काट लेते हैं उसमें। तो ये देखिए जैसे एम को सामान बेच रहा है, एम बोला कि हम 2 महीना बाद सामान को, हम 2 महीना बाद आपको पैसा देंगे, लेकिन इसको इमरजेंसी पड़ गया, मतलब अभी 2 मंथ में मिलने वाला था, लेकिन ये बैंक से बोला कि देखिए मेरा पैसा तो 2 मंथ में मिलने वाला है, आपको 2 महीना में पैसा मिल जाएगा। बैंक बोला ठीक है 2 महीना बाद आप दीजिएगा, हम कुछ ना कुछ कमीशन काट के आपको पैसा दे देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पी रिसीव फ्रॉम एम, मतलब पी एम से पैसा रिसीव करने वाला था। तो यहाँ देखिए यहाँ सेल वेल खत्म हो गया, मतलब अगर कहीं सोल्ड नहीं दिया है इसका मतलब कि सामान बेच चुका है, सिर्फ रिसीव हो रहा है। यहाँ क्या क्या पी सीधा रिसीव कर रहा है, सामान बेच चुका होगा कहीं, ये आपका जर्नल एंट्री आता है, इसीलिए अलग अलग तरह सब में अलग अलग तरह का जर्नल एंट्री दिया हुआ है, इसको आराम से समझ के चलेगा। पी रिसीव कर, तो बिल ही डायरेक्ट रिसीव कर रहा है, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग बिल्स रिसीवेबल के जर्नल एंट्री वाला। तो पी क्यों कौन हो गया आपका, बना किस में रहे हम लोग, ड्रॉर आराम वाला। पी आपका क्या हो गया, ड्रॉर हो गया। एम क्या हो गया, ड्रॉय। समझ में आ रहा है ना, पी आपका कौन हो गया, ड्रॉर हो गया, और एम क्या हो गया आपका, ड्रॉय हो गया। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया है और जो एक्सेप्ट किया है वो क्या हो गया आपका, ड्रॉय हो गया। तो इस केस में देखेंगे बिल्स रिसीवेबल टू एम, बिल रिसीवेबल बन गया। एम बिल जिसको हम सामान बेचे उसके थ्रू हम बिल रिसीवेबल बना दिए हैं, किसके लिए, एम के लिए। एम के लिए बिल्स रिसीवेबल बन गया है, क्योंकि यहाँ सेल वेल का कुछ नहीं करना, सेल हो चुका है। और उसके बाद क्या है कि डिस्काउंटिंग कराने के, तो बैंक से कितने दिन का, 2 मंथ्स का डिस्काउंटिंग करा है, बैंक कितना % कमीशन काट रहा है, 6% कमीशन काट रहा है। तो इसका अलग में करके दिखा देंगे कि 3000 2/12 6, तो अपना ये आ जाएगा 30 रुपया आएगा। ठीक है, इसका कितना आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा। तो ये क्या हो गया, डिस्काउंटिंग हो गया आपका। तो बैंक कितना रुपया उसका हाथ में दिया, एम के हाथ में कितना दिया, 2970, 30 रुपया किसका हो गया, डिस्काउंटिंग का हो गया, जो कमीशन है। और बिल्स रिसीवेबल में वही 3000 का बिल्स रिसीवेबल, बोला कि 3000 का, बैंक 3000 ही रुपया लेगा, लेकिन बैंक सामने वाला को दे कितना रहा, 2970, 30 रुपया क्या काट रहा है, कमीशन काट ले रहा है। उसके बाद
इसका जब ये पेमेंट करने जाएगा तो ये जो परचेज किया है ना, तो M2 बिल्स पेबल हो जाएगा, परचेज होगा। दूसरा, इसको कोई लेना देना नहीं कि पी अपना बुक में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बैंक के पास गया नहीं गया, उसको सिर्फ पेमेंट से मतलब है। पी के किसी भी अकाउंट से कुछ भी मतलब, इसको सिर्फ पेमेंट से मतलब है। तो पी बैंक के पास गया तो इस एम का पी से कोई रिलेशन नहीं है इस चीज़ को लेकर के, वो बैंक के पास जाए किसी के पास जाए, तो इसमें कोई नो एंट्री कुछ नहीं बनेगा। पेमेंट के डेट पर, अच्छा सब में देखेगा पेमेंट के डेट में +3 ग्रेस डेज किया गया है। 3 मंथ था तो इसमें 3 मंथ्स आ गया। इसमें क्या है, नहीं ग्रेस डेज में ये देखिए यहाँ 2 ही आएगा, अगर नहीं 3 मंथ्स का है ना, हाँ तो 3 मंथ्स का है तो इसीलिए ये 3 मंथ्स का आ गया है। उसके बाद आप देखिए ये कितना दिन में किया है, ये भी 3 मंथ्स का दिया हुआ, तो ये अपना 3 मंथ्स 7 to 3 10 आ जाएगा। तो इसको समझ के चलेंगे आराम से। 3 ग्रेस डेज जोड़ा हुआ है इसमें, 3 मंथ के बाद 3 ग्रेस डेज, तभी ये 1 की जगह 4 आ गया है। तीसरा, ये अपना पेमेंट के डेट पे पेमेंट करेगा जब उसको पेमेंट करना होगा। इसमें क्यों नहीं एंट्री हुआ, क्योंकि ये क्या बोला है कि पेमेंट तो तुमको करना है, लेकिन ये डायरेक्ट उसके बैंक में पेमेंट कर दे रहा है। जहाँ से बैंक से पैसा लिया तो उसके बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया। कैश में भी पेमेंट किया है तो हम माने कि चलो वो बैंक में ही पैसा अपना दे दिया है उसका, तो वो पेमेंट कर दिया अपने ले जाके बैंक में, तो इसको कोई मतलब नहीं ये अपना एंट्री क्यों करना है। ये तो बोला कि डायरेक्ट बैंक से पैसा लिया है, बैंक को बोला कि देखिए आपको एम मेरा पैसा ला के दे देगा। बिल दिखाएगा तो उसमें बिल में नाम दिया रहेगा, वहाँ पी का नाम लिखा रहेगा, तो बैंक समझ जाएगा कि ये किसका पैसा है, पी का पैसा, इसलिए इसको कुछ भी एंट्री करने का जरूरत नहीं है। फिर हम लोग आते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या होता है कि जैसे हम लोग अपने ज्वेलरी को या फिर कोई भी चीज़ बैंक में गिरवी के तौर पर रखते हैं ना, वैसे ही कुछ लोग अपने बिल को भी बैंक में रखते हैं, एक सुरक्षित रहे इस तौर पर वो बड़े बड़े बिलों को बैंक में रखते हैं, उसको बिल सेंड फॉर कलेक्शन कहते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, ये आराम से है, ये थोड़ा सा सिर्फ नाम अलग है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, वो ले जाके कलेक्ट कर रहा है या फिर जमा कर रहा है। जैसे 60,000 ड्रॉन बाई बी से 60,000 को मिला और कलेक्ट किया, कलेक्टेड एंड बी कलेक्टेड 60,000 ड्रॉन बाई बी ड्रॉन किया है और सी क्या किया है, उसको एक्सेप्ट किया है। सी एक्सेप्टेड, बी गिव सेंड फॉर कलेक्शन। यहां देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि बी जो ये यहाँ बिल का एक ड्रॉन हो रहा है, बिल ड्रॉन हो रहा है, मतलब यहाँ डायरेक्ट बिल ही बन जा रहा है। जिस केस में क्या बन रहा है, डायरेक्ट बिल ही बन रहा है। बी कौन, ये बी अपना ये ड्रॉर है, ये बिल बना रहा है। सी क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब बी क्या है, बी आपका सेलर है, सी आपका परचेजर है या फिर बायर है, जो भी हम लोग समझ के चले। एक्सेप्ट किया, बी सेंड फॉर कलेक्शन। आपका बी क्या कर रहा है, बी ले जाके बैंक में पैसा जमा कर रहा है। यहाँ देखिए आराम से समझ में आएगा, बी क्या कर रहा है, आपका पैसा जमा कर दे रहा है। इस केस में देखिए बी तो पहला तो बिल रिसीवेबल टू सी, अगर बिल ड्रॉन किया तो बिल तो बनेगा ही। सी अब ये देखिए, अब ये क्या किया कि बैंक के पास ले जाकर पैसा जमा कर दिया, बिल रिसीवेबल को ही जमा किया और कुछ को नहीं किया, बिल रिसीवेबल को ही बैंक के पास जमा किया। आपका बिल रिसीवेबल बैंक के पास जमा किया है कितना का, 6,000 का, उसके बदले लिखा क्या, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, यही लिखा हो बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसके बाद ये अपना बुक में पेमेंट किया, क्योंकि ये परचेजर है तो बिल्स पेबल बनाया। इस दिन से इसको कोई मतलब नहीं बैंक में किया है कि नहीं किया है। दूसरा, जब इसको ये कैश का पेमेंट करने जाएगा, जब यहाँ कैश का पेमेंट होगा तो चूंकि ये भी ले जाकर बैंक में ही जमा कर रहा है, लेकिन बैंक में किसके थ्रू पैसा जमा होगा, यहाँ बिल सेंड फॉर कलेक्शन के थ्रू पैसा जमा होगा। यहाँ देखिए यहाँ डिस्काउंट उस्काउंट नहीं था, लेकिन यहाँ एक बिल बना हुआ उसका बिल सेंड फॉर कलेक्शन, वो बैंक में जमा है, उसको निकाल के ले जाके जमा कर, इसीलिए यहाँ देखिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन का आपका एंट्री आया है। ये बैंक के पास गया, बैंक उसको बिल सेंड फॉर कलेक्शन एक दिखाया, तब वो पैसा इसका जमा ले लिया। तीसरा में इंडोर्समेंट ऑफ बिल, मतलब थर्ड पार्टी को अगर मानते हैं कि ए है, ए बी को पैसा दे रहा है और फिर बोल रहा है कि आपको ले जाके किसको देना है पैसा, ए को दे देना है पैसा, तो ए बी को ले रहा और सी को पैसा, मतलब इसमें 3 पार्टियां हैं, ए बी और सी। ए सामान बेचा है बी को और फिर बी पहले से कभी से बाकी होगा सी का पैसा, तो ए बोला है कि सी को भी पैसा दे देना है, तो उस केस में क्या होगा, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, किसी थर्ड पार्टी को पैसा देना है। पहले देखिए इसमें क्या लिखा, डी ऑज 10,000 टू के। ऑज मतलब लिया है पैसा, मतलब के बिल बनाया है और डी क्या किया है, एक्सेप्ट किया है उस बिल को। ऑज किया, उधारी लेना, ऑज मतलब उधारी लिया है। प्रॉमिस टू पे 2 मंथ में के इंडोर्स के फेवर ऑफ डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू को फेवर कर रहा है, उसको इंडोर्समेंट किसको करना है, डब्ल्यू को। मतलब यहाँ देखिए के बिल बनाया है,
डी क्या किया है, उस बिल को एक्सेप्ट किया है, और डब्ल्यू क्या किया है, डब्ल्यू को वो पैसा मिलना था। 3 आदमी है, इस केस में 3 पार्टियां होंगे। तो पहला इन द बुक्स ऑफ के में क्या बनेगा, ये चूंकि ये सामान बेचा है तो इसके केस में बिल्स रिसीवेबल टू डी बन जाएगा, क्योंकि ये डी को ही सामान बेचा है। फिर ये के टू बिल्स पेबल, ये दोनों में ही सामान का लेन देन हुआ है। थर्ड पार्टी को कोई भी मतलब नहीं कि किसका सामान का किसका लेन देन हुआ है, थर्ड पार्टी को सामान का लेन देन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो क्या बोला है, इस बिल के बदले पैसा आ जाएगा। देखिए W2 बिल्स रिसीवेबल, ये क्या बोला है कि आप बिल रिसीवेबल के बदले मेरा पैसा ले लीजिएगा। ये भी अपने में एंट्री मार दिया कि देखिए बिल्स रिसीवेबल अब मेरे पास आ चुका है, तुम्हारे पास से अब यहाँ जो पैसा आएगा वो के थ्रू इसी के पास आएगा। फिर ये जब पेमेंट वाले डेट पे पेमेंट करेगा, और ये पेमेंट डायरेक्ट किसको कर सकता है, अपने जो थर्ड पार्टी को वो पेमेंट करेगा। वो बिल दिखाएगा, बोलेगा कि ये देखिए ये थर्ड पार्टी आपका के का दिया हुआ बिल है, ये मेरे पास है, ये थर्ड पार्टी को चलेगा। तो इंडोर्समेंट ऑफ बिल का आराम से ध्यान से देख लेंगे। फिर आपका आता है डिजोनर। डिजोनर मतलब आपको पैसा नहीं मिला, डिजोनर मतलब आपको पैसा नहीं मिला। यहाँ जिस केस में पैसा मिल गया है, ये सारा मिला हुआ पैसा है, और डिजोनर में पैसा नहीं मिल गया। तो अगर पैसा नहीं मिला तो ये दोनों एंट्री तो ऐसे ही सेम बनेंगे। फिर आपका यहाँ पर भी एंट्री दोनों आपका सेम बनेगा। जहाँ पेमेंट हुआ होगा ना, वहाँ दूसरा एंट्री बनेगा। जब बिल डिजोनर सामने वाला पार्टी नहीं होता, तो एक भारत में एक नोटरी चलता है, नोटरी पैड या पब्लिक नोटिंग के पास जाकर सबको अपना लिखाना पड़ता है कि देखिए इतने लोगों से बिल आना था, ये बिल आना था। और जब बिल डिजोनर्ड हो जाता है तो वो लोग भी एक नोटिंग चार्ज लेके उस केस को करते हैं कि नहीं, आप देखिए आप सामने वाला पार्टी से लिए, उसकी थोड़ा बहुत एक नोटिंग चार्ज 20-25 रुपये का नोटिंग चार्ज लेते हैं वो उसके पक्ष में। कि डिसऑनर हो जाए तो उसको नोटिंग चार्ज भी पेमेंट करना पड़ता है। अगर सामने वाला पार्टी अपना पैसा नहीं दे पाता है तो उसका कैसे होगा, देखिए सामने वाला पार्टी पैसा नहीं दे पाए, पहले तो दोनों केस में सेम होगा। तीसरा में ड्रॉई जो है पैसा नहीं दे पाया तो सीधा रिवर्स एंट्री बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्रॉई बिल्स रिसीवेबल टू नोटिंग चार्ज। यहाँ बिल्स रिसीवेबल के बदले पैसा मिला नहीं तो फिर से वापस से बिल्स रिसीवेबल खड़ा हो जाएगा। फिर से क्या होगा, आपके बिल्स रिसीवेबल खड़ा होगा, नोटिंग चार्ज। अब यहाँ ड्रॉई का नाम है, क्योंकि पैसा तो मिला नहीं, पैसा मिल जाता तो कैश एंड बैंक आता है, लेकिन यहाँ पैसा नहीं मिला तो क्या आ जाएगा, आपका मोहन का नाम आ जाएगा, क्योंकि अभी पैसा नहीं मिला है। दूसरा, अगर डिस्काउंटिंग हो रहा है, यहाँ समझ के चलिए, अगर डिस्काउंटिंग हो तो ये डायरेक्ट किसके पास डिस्काउंट कर रहा है, बैंक के पास जाके ही डिस्काउंट कर रहा है। तो यहाँ इसमें भी एंट्री बन जाएगा। इसमें चूंकि पैसा आया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एम का नाम लेकर ड्रॉई टू अपना कैश एंड बैंक, यहाँ देखिए ड्रॉई टू बैंक आ जाएगा, ड्रॉई टू बैंक आ जाएगा, क्योंकि ये सीधा बैंक के पास पैसा जाना था, बैंक को मिला नहीं तो बैंक अपना लिख लेगा। अब नोटिंग चार्ज में वो उस बैंक में ऐड करके दिया जाता है, यहाँ अलग से नोटिंग चार्ज का कोई एंट्री नहीं लिखा जाता। तीसरा केस इंडोर्समेंट, इंडोर्सी के पास जाएगा। जैसे डब्ल्यू, इसको पैसा मिलने वाला था, इसको पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पे ये रिवर्स एंट्री हो जाएगा। इसको जो पैसा मिलने वाला था, इसको पैसा नहीं मिला, तो रिवर्स एंट्री इसका में होगा, क्योंकि इंडोर्सी बोला कि भाई देखिए आपको जो पैसा देने वाला पार्टी है वो पैसा नहीं दिया, तो इंडोर्सी अपना ऊपर चला जाएगा। जैसे इस केस में क्या होगा कि आपका ऊपर में कौन बनेगा, W2 बैंक, क्योंकि पैसा इसको मिलना था, मिला नहीं है, लेकिन पैसा अभी ड्रॉर का पेमेंट भी नहीं हुआ। तीसरा, ड्रॉई का केस में क्या होगा, मतलब अब ये देखिए आपने ड्रॉर का केस में देखा कि जो सामान बेचा है वो अपना बुक में क्या बना, जो सामान जो लिया है वो पैसा नहीं दे पाया, तो उसके केस में क्या होगा कि बिल्स पेबल टू नोटिंग चार्ज टू ड्रॉर। अब वो बिल्स पेबल हो जाएगा और उसके साथ एक नोटिंग चार्ज भी ऐड हो जाएगा जो वो पैसा देना था, और यहाँ ड्रॉर का अकाउंट आ जाएगा। यहाँ चूंकि अभी भी उधारी पे ही सामान चल रहा है, अभी भी कैश का पेमेंट कुछ नहीं होता, यहाँ कैश और बैंक का कोई भी जनरल एंट्री नहीं बनेगा। ये सारा का सारा आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये चूंकि जनरल की तरह है, आप इसको डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सम्स में बन जाएगा। इजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसके पिछले आपका प्लेलिस्ट में दिया हुआ है आपका इंट्रोडक्शन, बेसिक एंड बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये डिप्रिशिएशन, इसको करके चलेंगे। फ्यूचर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।